जय हिंद दोस्तों। अगर आपने बिहार में ज़मीन खरीदी है और उसका दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दाखिल खारिज के लिए अब पैसे भी लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूंगा कि दाखिल खारिज की वेबसाइट पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे और आवेदन को फाइनल सबमिट कैसे करना है। और दोस्तों दाखिल खारिज में अब कितना पैसा लग रहा है और उसका पेमेंट कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई ज़रूरी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए अपने स्क्रीन पर ले चलता हूँ कैसे आपको दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। दाखिल खारिज करने के लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है बिहार भूमि। ये वेबसाइट आपको ओपन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग का। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एक सेक्शन मिलता है दाखिल खारिज के लिए आवेदन। ये देखिए यहाँ पे आपको शो होगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। यहाँ पे और भी बहुत सारे सेक्शन है जैसे दाखिल खारिज त्रुटि जाँच ना। इसके अलावा जो है दाखिल खारिज की आवेदन स्थिति आप आवेदन कर देंगे, उसके बाद यहाँ से स्टेटस चेक करेंगे क्या प्रोसेस हुआ, कहाँ तक पहुँचा। यहाँ से जमाबंदी पंजी देखेंगे। जिनका भी आप दाखिल खारिज कर रहे हैं उनका जमीन ऑनलाइन शो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और यहाँ से भू लगान रसीद वगैरह की जाँच कर सकते हैं। और यहाँ पे दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन ही, सारा चीज ऑनलाइन है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये आगे प्रोसेस हो जाएगा, सीधे एक नया पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑनलाइन सेवाएं लॉगिन। यहाँ पे आपको नागरिक यानी अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो अपना मोबाइल नंबर कैप्चा कोड भर के साइन इन करे वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है आगे प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आप पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं इस वेबसाइट पे, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है आप, तो यहाँ से पंजीकरण का पहले बटन मिलेगा। आप पहले क्या करेंगे, पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण करने में आपको यहाँ पे क्या क्या जानकारी भरना है, तो बेसिक से जानकारी भर लेना है अपना। जैसे कि ये कोई भी एक यूजर यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस नाम से दाखिल खारिज करने वाले उसी का नाम डालेंगे। अगर आप एक साइबर कैफे चलाते हैं तो अपने नाम से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आप अपने नाम से, मतलब यूजर करता यहाँ रजिस्ट्रेशन करेगा। और दाखिल खारिज आप किसी के भी नाम से कर सकते हैं, एक बार आईडी बन जाएगा तो आप मल्टीपल लोग का दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे सकते हैं एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यूजर मस्ट इंटर फुल नेम, और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। यहाँ जेंडर चूज करेंगे, आपका कैटेगरी क्या है। कैटेगरी में जैसे कि हम बताए थे यहाँ पे देखिए जनरल BC1 BC2 आपको यहाँ से चुनाव कर लेना है। मोबाइल नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना छोड़ देंगे। और यहाँ पे आपको वैकल्पिक मोबाइल नंबर धारक के संबंध क्या है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पे कुछ चूज करेंगे वरना से छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ ईमेल आईडी मैंडेटरी है, आप इसको जरूर दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है वो लिखेंगे। और आपका गाँव का नाम या शहर का नाम क्या है, फिर यहाँ जिला का नाम लिखना है, फिर यहाँ राज्य, पिन कोड लिखना है और एक कैप्चा कोड भर के पंजीकरण वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे चीज आपको अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करवाना है, जिसमें आपको आधार संख्या लिखना है और कंसेंट यहाँ पे क्लिक करके अपना कंसेंट देना है और यहाँ पे वेरीफाई करके इसको डिक्लेयर कर लेना है। तो जो भी आवेदन करता है, अच्छा आई डोंट हैव आधार, अगर आप आधार नहीं देना चाहते इसको टिक करेंगे तो आपको दूसरा आईडी प्रूफ यहाँ पे मांगा जाए। जैसे कि आप देखें पेन, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक दस्तावेज लिख के उसकी संख्या लिख के उसको अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार संख्या यहाँ पे लिख के और यहाँ पे गिव कंसेंट पे क्लिक करके और वेरीफाई करेंगे, आधार वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद से आप पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो आपका पंजीकरण यहाँ पे हो जाता है, आपका एक यूजर जो है बन जाता है। जैसे फ्रेंड्स आप पंजीकरण करेंगे अपनी सारी जानकारी लिख के तो आपका यहाँ पे OTP जाएगा आपके मोबाइल पे। और देखिए जब आप आधार से अपना एक आईडी दे रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको OTP वेरीफाई हो रहा है आधार से जब आप यूजर बनाने जा रहे हैं तो। और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एक देना आपको जरूरी है। मैं फॉर्म भर रहा था तो अल्टरनेटिव मोबाइल के बिना मतलब सबमिट नहीं होता, तो एक और एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा। और रिलेशन में कुछ भी आप डाल दीजिएगा, नॉन या कुछ भी जो मन आपको अपने अनुसार डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे जो OTP आया हुआ है हम यहाँ OTP को क्या करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद से यहाँ पे पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो OTP है सत्यापित होकर एक आईडी बन जाएगा। अब हमारा यहाँ पे जो है बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे हम रजिस्टर हो चुके हैं। अब हम जितना चाहे उतना जो है आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए मेरा सक्सेसफुल पंजीकरण हो गया। कृपया अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर हमने दिया था फॉर्म भरते समय, मेन मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नहीं मेन वाला, उसको लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के साइन इन करेंगे तो फिर से OTP जाएगा और आप लॉगिन हो जाएंगे। तो आप नागरिक के तौर पे यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप यहाँ पे अब 2 3 4 आराम से जो है अपना जो भी करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो भी सुविधाएं आप ले सकते हैं।
अच्छा, संचालक का भी यहाँ पे होता है, तो संचालक में आप यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड अपना बना सकते हैं। अब ये पता नहीं यूजर आईडी पासवर्ड जो हम हो सकता है कि अंचल के जो लोग हैं उनको यहाँ पे मिलता होगा, तो संचालक से लॉगिन करेंगे। आपको नागरिक है, नागरिक से रजिस्ट्रेशन करके और अपना जो है लॉगिन करना। चलिए मैं मोबाइल नंबर लिख के कैप्चा कोड करके यहाँ साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे साइनिंग करेंगे अगेन ओटीपी जाएगा, ओटीपी लिख के पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे, आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से जो है आप यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी पहचान है कि आपका यहाँ पे नाम शो करता है स्वागत में, और यहाँ पे इस तरह से लॉग आउट का बटन होता है, तो यानी आप लॉगिन कर चुके हैं। अब आपने आईडी बना लिया, तो इतने सारे फैसिलिटी आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आप दाखिल खारिज आवेदन, दाखिल खारिज की स्थिति, एलपीसी आवेदन कर सकते हैं, उसकी स्थिति चेक कर सकते हैं, सीओ द्वारा वापस की गई परिमार्जन प्लस को पुनः आप कर सकते हैं आवेदन, परिमार्जन हेतु आवेदन कर सकते हैं। परिमार्जन मतलब होता है सुधार, जो भी त्रुटि होता है, ये सारा चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। मुकदमा दायर करना है राजस्व न्यायालय में, ये सारा चीज आप कर सकते हैं आपको एक आईडी बनाने पे। तो ये सारे फायदा है। आप इस आईडी को रखिएगा याद करके कि हमने इस नंबर से आईडी बनाया हुआ है, तो वो हमेशा काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो डिटेल्स है उपयोगकर्ता का विवरण वो ऑटोमेटिक आपका खोल के आएगा। यहाँ बोला गया कि पहले अपना जिला का नाम चुने, इसके बाद चुने हुए जिले के अनुसार अंचल का नाम चुने, और यदि आप पहले का म्यूटेशन देखना चाहते हैं तो ड्राफ्ट आवेदन में किए गए दाखिल खारिज को देख सकते हैं, और यदि आप नया म्यूटेशन करना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट आवेदन या आवेदन किए गए एलपीसी देखें पर क्लिक करके सारी जानकारी यहाँ पे बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। विभाग के आदेशानुसार सभी ड्राफ्ट आवेदन 30 दिनों के अंदर स्वतः विलुप्त हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा, फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया तो ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर उसको सबमिट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाता है। कृपया अपने ड्राफ्ट आवेदन के 30 दिन के अंदर फाइनलाइज कर लें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, दाखिल खारिज के लिए अभी तक कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है, भविष्य में हो सकता है कि लगे, तो उसके लिए हम अपडेट बाद में आपको देंगे। फिलहाल अभी कोई जो है आवेदन शुल्क आपको नहीं देना होता, बिल्कुल फ्री में दाखिल खारिज के लिए आवेदन होता है। आप देखिए नीचे में आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए जो भी आपने नया आवेदन खारिज करें, नया दाखिल खारिज आवेदन करे का बटन मिलता है, और यहाँ ड्राफ्ट देखना है तो ड्राफ्ट देख सकते हैं, विभाजन या उत्तराधिकारी विभाजन आवेदन देख सकते हैं, और विभाजन ये सब ड्राफ्ट में आप देख किए हैं तो सब आप देख सकते हैं। अब यहाँ जिला अंचल चुने, मतलब आप जो भी जमीन के लिए दाखिल खारिज कर रहे हैं उसका जिला और वो जमीन किस अंचल में है वो यहाँ पे आपको चुनाव करना है, ये विशेष ध्यान देना है। तो आपके पास डीड आया होगा, डीड मैं दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से डीड होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो मैं चीजों को ब्लर कर दूंगा, थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा समझने के लिए। यहाँ पे आपका सारा जानकारी रहता है डीड पे, जिसमें आपका चौहद्दी रहता है, बिक्री करता और खरीदारी करने वाला सबका नाम डिटेल सब चीज रहता है, कितना जमीन है, चौहद्दी क्या है, पूरा रकबा, एरिया, डिसमिल, चौहद्दी, खाता, खेसरा सब चीज रहता है इस डीड पे। तो आपको थोड़ा सा पढ़ने आना चाहिए, ये डीड प्रॉपर जानकारी आपको इसमें रहता है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा रहता है विक्रय पत्र, जिसको सेल डीड बोलते हैं। इसका मतलब हो कि जो बेचने वाला व्यक्ति है, अगर विक्रय पत्र लिखा है, सेल डीड लिखा है तो बेचने वाला व्यक्ति। मैं थोड़ा सा जानकारी इसको बताता हूँ। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है एक चीज और, यहाँ पे क्रेता का विवरणी, मतलब खरीदने वाला व्यक्ति, क्रेता जहाँ लिख दिया वहाँ खरीदने वाला व्यक्ति। इसके बाद आपको संपत्ति का विवरण होता है, जिसमें आपको कितना डिसमिल जमीन है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखा रहता है डिसमिल में, और जो कट्ठा होता है, धूर होता है, वो सब आपको प्रॉपर लिखा रहता है, और किस मौजा में वो जमीन है, किस जिला में जमीन है, किस थाना में जमीन है, रजिस्ट्री ऑफिस क्या है, वो सारा चीज यहाँ पे आपको लिखा रहता है। और यहीं पे जस्ट नीचे भूमि की श्रेणी क्या है, आवासीय है किस प्रकार से है, किस जिला में है, अंचल किस अंचल में है, किस हल्का में है, किस मौजा में, किस राजस्व थाना में है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जस्ट नीचे आएंगे तो खाता, खेसरा, सर्वे, तौजी, रकबा और यानी कितना धूर जमीन है वो प्रॉपर जानकारी रहता है। चौहद्दी भी प्रॉपर लिखा रहता है, और विक्रय पत्र का विषय वस्तु क्या है वो सारा जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, कितना में खरीदाया, कितना में बेचाया जमीन, वो सब यहाँ पे आपको रहता है। और एक लास्ट में एक और आता है जिसमें आपको डायग्राम के माध्यम से थाना, रकबा, ये सब भी आपको चौहद्दी सारा चीज शो करता है। तो ये आप अच्छे से जो है देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, उसके अनुसार ही आप यहाँ पे जो है जिला चूज करेंगे कि किस मतलब जिले में जमीन है। फिर उसके बाद अंचल आएगा, अंचल चूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको नया दाखिल खारिज आवेदन करे का बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप आवेदन करे पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपका जो है डिटेल्स खुल के आ जाता है। यहाँ पे आवेदन का विवरण, प्लॉट विवरण, क्रेता विक्रेता की जानकारी आपको देना है, और दस्तावेज का विवरण, दस्तावेज आपको अपलोड भी करना है, तो उसको स्कैन करके हम आगे बताएंगे कैसे अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए आवेदक का अपना श्रेणी मतलब श्रेणी चूज करना है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जिसके नाम से जमीन लिखा
दिखाया गया है वही आवेदक हो सकता है, उसके लड़का भी हो सकता है, उसका और कोई सगे संबंधी भी हो सकता है। तो आप यहाँ से जो है, अब मोस्टली और भी मैटर करता है कि अगर कोई खरीदा है जमीन खुद स्वयं से, तो अगर वो आवेदक बनता है तो और बेहतर रहता है। तो आप यहाँ पे जो है पहले चूज करेंगे कि श्रेणी वो किस श्रेणी में मतलब आता है। तो अगर वो विडो है, मतलब विडो मतलब होता है फ्रेंड्स की अगर कोई विधवा है, लेडीज है विधवा, तो वो चूज करेगा। आर्म फोर्स में है या फार्मर रजिस्ट्री है या अदर है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसमें से जो भी आपके मतलब श्रेणी होगा अपने अनुसार चूज करेंगे। नहीं मैच कर रहा श्रेणी आपके अनुसार तो अदर चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, आप चाहे तो फार्मर भी चूज कर सकते हैं, फार्मर टाइप का जमीन है तो, नहीं तो अदर चूज करेंगे। आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें तो आवेदक स्वयं क्रेता है, मतलब क्या कि जिसके नाम से ये जमीन है, मतलब आपने मतलब खरीदा हुआ है, उस वही स्वयं आवेदक है। या अगर स्वयं है, स्वयं के नाम से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्वयं चूज कर लेंगे कि हाँ जिन्होंने जमीन खरीदा, जिसके नाम से दस्तावेज है, जो खरीदा बंदा वही स्वयं आवेदन करता है, तो आप यहाँ पे ये चूज करेंगे। आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, अगर कोई सेवा प्रदाता है वो चूज कर सकते हैं, या आवेदक कोई तृतीय पक्ष है तो भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो मैं स्वयं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ, क्योंकि जिसके नाम से जमीन है वो स्वयं आवेदनकर्ता के तौर पे बोल रहा है कि हमको ही बना दीजिए आवेदनकर्ता। तो यहाँ पे वो आप चूज करेंगे। उसके बाद जस्ट आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम, अगर मान लीजिए सपोज आपका यहाँ पे डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन वाला उठा के आ रहा है, जिसके नाम से यूजर आईडी बनाया गया, तो आप इसको मिटा के और जो भी आवेदन करता है जो डीड पे जानकारी है दस्तावेज पे उसके अनुसार लिख देंगे, और उसके पिताजी का नाम या पति है तो पति का नाम जो भी है आप यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे। अगर रिप्रेजेंटेड नेम है कोई तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई विदेश में है, सपोज वो आ नहीं सकता फिलहाल के लिए, तो उसके जगह पे कोई रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, वो आवेदन कर सकता है, उसका भी दाखिल खारिज हो जाएगा। समझ रहे ना, कंसेंट लेना होगा। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे उसका अब यहाँ पे रिलेशन बताना है कि मान लीजिए जो भी आवेदन करता है उसके साथ उसके पिताजी का आप नाम लिख रहे हैं कि हस्बैंड का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन आपको बताना है। रिलेशन में देखिए फादर है कि हस्बैंड है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथराइज ही होना चाहिए। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं अपना जमीन का तो वो ऑथराइज्ड होना चाहिए आपके द्वारा। अगर फादर है तो फादर और लेडीज है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद उनका ईमेल आईडी यहाँ लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, उनका प्रॉपर यहाँ वर्तमान पता और यहाँ पे स्थायी पता। तो ये आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा, आप प्रॉपर लिख लेंगे और सेव और आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे दाखिल खारिज के प्रकार का चयन, ये सबसे इंपोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेल परचेज, ज्यादातर जमीन सेल परचेज में होता है। सेल परचेज मतलब खरीद बिक्री, जमीन एक्सचेंज किया गया किसी के द्वारा, ये मेरा जमीन था, अगला किसी और का जमीन था, एक दोनों ने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। गिफ्ट के दिया हुआ मतलब दान दिया हुआ जमीन है, गिफ्ट में मिला हुआ है। सक्सेशन है, विल है, कोर्ट ऑर्डर का है, लैंड परचेज बाय गवर्नमेंट, लैंड सेटलमेंट पर्चा है, या सेटलमेंट ऑफ सेलिंग सरप्लस लैंड है, होम स्टेट पर्चा है, या भूदानी पर्चा है। कई तरह के जमीन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका इसमें मैच कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। तो मेरा सेल परचेज है, मैं सेल परचेज चूज करूंगा। अब सेल परचेज जैसे मैं चूज करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बस इतना ही ऑप्शन चूज करना है, बाकी और सब जानकारी आप बेसिक है आप भर लेंगे, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा अपना एड्रेस वगैरह प्रॉपर लिख के और यहाँ पे सेव और आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स, अब आपको अपना जो है जो भी प्लॉट का विवरण है वो आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ प्लॉट का विवरण खुल के आ जाएगा, आवेदक का विवरण के बाद प्लॉट का विवरण देना आपको। तो यहाँ पे जमीन जहाँ भी है वो यहाँ पे आपका 3 चीज तो ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा, क्योंकि आपने शुरू में ही जिला और प्रखंड, अंचल ये सब आपने डाल दिया था। ये 3 चीज आपका ऑलरेडी पहले से यहाँ से सिलेक्टेड रहेगा। अब जमीन किस हल्का में, हल्का मतलब पंचायत होता है, पंचायत का नाम बताएंगे, और किस मौजा में आता है। मौजा मतलब हो गया पार्टिकुलर स्थान, एरिया। तो यहाँ से आपको डीड पे सारी जानकारी रहती है, तो हल्का आप यहाँ से चूज करेंगे जो भी है, और फिर यहाँ पे राजस्व मौजा आएगा, आप यहाँ पे वो चूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे राजस्व थाना मौजा चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लॉट जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए जो भी नाम होता है ना उसमें एक पार्टिकुलर कोड लिखा रहता है। जैसे मेरे केस में 353 है, या जो भी हो सकता है आपके केस में, तो वो कोड आपके डीड से मैच कर लेना है कि हाँ वही है कि नहीं। कोड से आसानी से मैच हो जाता है मौजा, वो कोड आप चूज कर लेंगे, और उसके बाद से प्लॉट विवरण जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करेगा बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है क्या विक्रेता स्वयं जमानदीदार है, मतलब जो भी बेच रहा है व्यक्ति वो मतलब स्वयं मतलब बेच रहा है कि दूसरे किसी के नाम से था, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे भाग पृष्ठ संख्या यहाँ पे आपको बताना है, तो आप इसको टिक करेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटराइज जमाबंदी है उस प्लॉट का
तो आप ये भी दे सकते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी जानकारी निकालना होगा। जो भी प्लॉट की आप जमाबंदी पहले क्या करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि ये प्लॉट ऑनलाइन होना चाहिए तभी आपका आएगा। तो जमाबंदी निकालने के लिए आप बिहार भूमि की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है जमाबंदी पंजी, देखिए इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी जिला है वो संबंधित जिला का चुनाव करेंगे, जो भी अंचल है चूज करके प्रोसीड करेंगे, हल्का आएगा हल्का चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है जो भी यहाँ पे है वो चूज करेंगे, मतलब आपका मौजा आएगा। फिर यहाँ पे जो है खाता यहाँ डालेंगे और यहाँ पे जो भी खाता है उस पर लिख के और यहाँ पे जो भी जानकारी है लिख के सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे में बहुत सारे लोगों का डिटेल्स खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जिसका भी आप देखना चाहते हैं, जिसके रैयत का नाम से मैच कर लीजिए, खाता के नाम से मैच कर लीजिए और यहाँ देखिए कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या है, ये आप नोट कर लेंगे उसके सामने जो भी है यहाँ पे नोट कर लेना। मैं डिटेल्स थोड़ा सा हाइड किया हूँ, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ इंटरनेट पे किसी की जानकारी, पर्सनल जानकारी होती है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे, यही कंप्यूटराइज जमाबंदी है, आपको इसको निकालना होगा ऑनलाइन। मैं निकालने का तरीका बता दिया, आप और भी पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर 4-5 पेज है और तो यहाँ पे आपको खुल के आएगा, वो सारे पेजेस पे आप जा सकते हैं और देखिए वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जमाबंदी पंजी शो हो जाता है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपका जमाबंदी पंजी, जिसमें आपका जमाबंदी संख्या है, पृष्ठ संख्या भी है, वर्तमान भाग 2 है, कंप्यूटराइज जमाबंदी है, तो सारा चीज यहाँ पे शो हो जाता है। आप इसको नोट करेंगे, जमीन का भी ब्यौरा दिख जाता है, खाता खेसरा कितना जमीन है, डिसमिल में सारा चीज आपको दिख जाता है। तो इस तरह से जमाबंदी आप निकालेंगे और आप भाग पृष्ठ और या तो कंप्यूटराइज जमाबंदी दोनों में से कोई लिख के आप सर्च करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे निकाल लेंगे अपने जमीन के डिटेल्स, जैसे आप यहाँ पे भाग वर्तमान या कंप्यूटराइज जमाबंदी दोनों में से किसी भी माध्यम से चेक करिए, अगर वो निकल जाता है यहाँ पे तो देखिए नीचे में डिटेल्स शो हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो जमीन का पूरा ब्यौरा शो हो जाता है कि कितना जमीन है, कुल परिमाप उसकी कितनी है, कितना जमीन है। और यहाँ पे ट्रांजेक्टेड एरिया, मतलब यहाँ पे आपको शो हो जाता है ट्रांजेक्टेड एरिया 2 बाउंड्री। अब यहाँ पे चौहद्दी आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे आपको एकड़ में अपना जमीन दिखाना है कि आप कितना जो है ट्रांजेक्टेड मतलब कितना आप जमीन खरीदे हैं, वो आप यहाँ पे लिख देंगे एकड़ में। और फिर यहाँ पे आपको डेसिमल में लिखना है, दोनों आपको कैलकुलेट करना होगा। अब आपके डीड पे लिखा होगा कि कितना जमीन क्या खरीद बिक्री हुआ है, वो आप कैलकुलेट करके एक सेम जमीन एकड़ में लिखना है और सेम जमीन ब्यौरा का यहाँ पे आपको डिसमिल में लिखना है। अगर आप एकड़ में नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे इसको पहले टिक कर लेंगे, यहाँ पे आपको 0 लिख देना है और यहाँ पे आपको डिसमिल में बता देना है, ठीक है ना, या यहाँ पे आप NA कर दीजिएगा और यहाँ पे डेसिमल में दे सकते हैं। फिर आपको चौहद्दी बताना है कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है और यहाँ पे वेस्ट में कौन है, जो भी है आपके जो भी डीड है उस पे आपका मतलब सारी जानकारी को क्या करना है, देना है। और फिर यहाँ पे क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, तो अगर होना है तो यस करेंगे और उसके बाद से ये ऑटोमेटिक डाटा वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी जानकारी भरते हैं और फिर यहाँ पे यस करते हैं। अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा तो नो भी आप कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे सही ऑनलाइन जमाबंदी दर्ज करें, मतलब सारी जानकारी अच्छे से मैं दर्ज करूंगा ना तो डिटेल्स खुल के आएगा। चौहद्दी वगैरह डिटेल्स जैसे लिख के आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, वहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या इसी जमीन का दाखिल खारिज करना, आपको वहाँ पे यस कर देना है। यस करते ही आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन आएगा, आप उस पे क्लिक करेंगे ना तो डाटा सेव हो जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लॉट का जो विवरण है वो यहाँ पे आपका नीचे में एक कॉलम बन के जुड़ जाएगा नीचे में। अब यहाँ पे अगर आप हटाना चाहते हैं, मान लीजिए गलती ऐड कर दिया तो हटा सकते हैं, इसमें संपादित कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए और आपको विवरण जोड़ना है प्लॉट का, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही मतलब डीड में कई सारे प्लॉट का विवरण होता है, तो अगर उस सब प्लॉट का विवरण आप देना चाहते हैं तो यहाँ से फिर से आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और फिर से इस तरह से खुल जाएगा। फिर से आपको यस करना है, यहाँ पे फिर से आपको वर्तमान भाग वगैरह लिखना है, जो भी है आप यहाँ लिखेंगे या जमाबंदी लिख के सर्च करेंगे तो फिर से देखिए यहाँ पे जानकारी खुल के आ जाएगा, इसको टिक करना है। और यहाँ पे फिर से देखिए एकड़ में जमीन आप यहाँ NA लिखेंगे तो वो सेव नहीं होगा, यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा, एकड़ में नहीं दीजिएगा, डिसमिल में आप जमीन दे दीजिएगा क्योंकि छोटा छोटा एरिया होता है तो एकड़ में निकालना बड़ी मुश्किल होता है, तो डिसमिल में जमीन दे दीजिएगा। फिर चौहद्दी लिख के यहाँ पे यस करना है और उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट बटन इनेबल होगा। यस करने के बाद से उसको सेव करेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ बंद करे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। जैसे बंद करे पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बंद करने के बाद से ये डाटा आपका ऐड हो चुका है। यानी जितना प्लॉट है, जितना जानकारी है वो सारा आप यहाँ पे जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको घोषणा पे टिक कर देना है और सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में। अब यहाँ पे आपको जो है जो भी मतलब क्रेता विवरण, क्रेता मतलब खरीदने वाला व्यक्ति, उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको ऐड करना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मल्टीपल क्रेता हो जाते हैं, मतलब सपोज कोई 4 लोग मिलकर जमीन खरीद रहा है उसको, या 2 लोग मिलकर खरीद रहा है, तो देखिए क्रेता का पहला नाम यहाँ पे ऑलरेडी स्वयं आएगा आवेदनकर्ता में, एक व्यक्ति को आवेदनकर्ता बन जाएगा। मल्टीपल लोग तो आवेदनकर्ता बन नहीं सकते हैं, लेकिन क्रेता विवरण में आप
सभी लोगों का नाम डालना होगा आपको। तो उनका यहाँ पे जो है नाम, उनके पिताजी का नाम और यहाँ पे संबंध ऑटोमेटिक आएगा। आप चाहे तो यहाँ सिलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसके साथ क्या संबंध है, जो भी संबंध है, मतलब इसके साथ जो भी संबंध है आप अच्छे से क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। और फिर उनका जाति क्या है, तो यहाँ पे अपना उनका जो भी जाति होगा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पुरुष यहाँ है कि महिला है, फिर उनका मोबाइल नंबर, फिर उनका प्रॉपर एड्रेस और उनका आधार संख्या यहाँ पे क्या करना आपको लिखना है। और यहाँ गिव कंसेंट पे क्लिक करेंगे तो कंसेंट आपको देना है। और फिर यहाँ पे आपको जो है आधार वेरीफाई करेंगे, तो उनके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर ओटीपी जाएगा, उसको आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते इसको टिक करेंगे। सपोज आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है तो कैसे देंगे, तो आप इसको टिक करेंगे। तो उसके जगह पे एक आईडी प्रूफ, जैसे राशन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, डीएल पैन कार्ड, कोई एक आईडी प्रूफ उनका आप देंगे और उनका डॉक्यूमेंट संख्या लिख के उस दस्तावेज को यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करेंगे। और फिर यहाँ देखिए ऐड पंक्ति का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक और रो यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से आप जो है यहाँ पे उस व्यक्ति का विवरण देंगे, जो भी उसमें और जो भी मतलब रैयत है यानी क्रेता है, खरीदारी करने वाला व्यक्ति है, उनका सारा नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जितने लोग हैं उस जमीन को खरीदने वाले उस लिस्ट में सबका बारी बारी से नाम ऐड करेंगे। अगर एक व्यक्ति खरीद रहा है तो एक ही व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप लिख के और आगे सेव करके बढ़ेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आधार संख्या के थ्रू जो है यहाँ पे मैं कंसेंट देकर और ये जो भी क्रेता है यानी खरीदकर्ता जो है उनका नाम यहाँ पे ऐड करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप क्रेता का विवरण लिख के आगे बढ़ेंगे तो अब आपको विक्रेता का विवरण देना है। विक्रेता मतलब क्या, जो बेचने वाला व्यक्ति है। अगर इसमें भी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं एक साथ तो यहाँ नई पंक्ति जोड़ पे क्लिक करके आप जो है कई सारे लोगों का नाम ऐड कर सकते हैं। तो उनका नाम बताएंगे और उनके पति या उनके पिता का नाम बताएंगे, फिर उनके साथ क्या रिलेशन है, मतलब इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है वो आप यहाँ बता देंगे। फिर यहाँ पे उनका जाति क्या है वो जेंडर बताएंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, उनका फुल एड्रेस लिखेंगे और उनका आधार कार्ड लिखेंगे। हालांकि आधार कार्ड उनका मैंडेटरी नहीं है, अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो उनका दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ये सब जानकारी लिख देंगे। तो यहाँ पे नई पंक्ति जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे विक्रेता का विवरण अच्छे से ऐड कर दिया है, जैसे मैंने बताया आधार नंबर मैंने छोड़ दिया इनका। अब यहाँ पे देखिए सेव और आगे बढ़े का बटन इनेबल हो जाता है। अगर ये बटन इनेबल नहीं होता है तो एक बार आप सीधे क्या करेंगे, विक्रेता विवरण पे चले जाएंगे। ये देखिए अगर आपको बैक जाना है, सपोज आप यहाँ कोई डिटेल्स भूल गए भरना, यहाँ डिटेल्स भरना भूल गए पीछे में, तो सीधे आप ये बटन पे क्लिक कर सकते हैं, पीछे वाला ऑप्शन सीधे आपका खुल के आ जाता है। और फिर अपडेट कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट करके तो आगे अपडेट हो जाता है। तो एक बार बैक जाएंगे तो आपका ये वाला बटन इनेबल हो जाएगा। कभी कभी ऐड नहीं वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ऐड नहीं आ रहा था तो यहाँ पे देखिए मेरा ऐड हो गया, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब अगला स्टेप आपका खुल के आएगा जहाँ पे हम रजिस्टर्ड डीड के बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे। अब देखिए यहाँ पे दर के वाला कोई है तो उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पे दस्तावेज की तिथि, डीड की तिथि 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का विवरण कारण दर्ज करें। मतलब क्यों आपने, जैसे कि होता क्या नियम क्या है कि अगर आपका मान लीजिए आज जमीन लिखा है तो उसके 90 दिन से पहले आपका आवेदन हो जाना चाहिए दाखिल खारिज के लिए। लेकिन अगर आप बहुत डिले कर दी है, साल डेढ़ साल या 90 दिन के बाद आप आवेदन कर रहे हैं तो एक रीजन दे दीजिए यहाँ पे कि हम क्यों डिले किए, क्या इशू था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दस्तावेज संख्या, तो आपको दस्तावेज संख्या यहाँ पे आपको वो डीड के ऊपर रहता है, डीड नंबर जिसको बोलते हैं वो लिखा रहता है प्रॉपर, आप लिखेंगे। कब रजिस्ट्री हुआ वो भी डेट यहाँ से चूज करना है। और यहाँ पे अगर 90 दिन के बाद आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका कारण देंगे, कारण बताओ कि क्यों आप जो है 90 दिन बाद दाखिल खारिज आवेदन दे रहे हैं। अगर ऐसा इशू नहीं है, 90 दिन से पहले आवेदन दे रहे हैं तो कोई रीजन नहीं देना है। यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि जहाँ से आपने जमीन यहाँ लिखवाया, मतलब रजिस्ट्री ऑफिस का नाम ये पूछ रहा है तो जो भी है यहाँ ऑप्शन आएगा उसका चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे जो पीडीएफ है डीड का 2 MB से कम, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दर के वाला, अगर आपके पास दर के वाला है तो उसकी जानकारी आप यहाँ ऐड करेंगे, इसमें अथॉरिटी और उसको चूज करेंगे। देखिए मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो है अपना रजिस्ट्री डीड ही देना होता है। दर के वाला भी आप उसको बोल सकते हैं, अगर पुराना वाला कोई दर के वाला है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे अगर अन्य कोई दस्तावेज आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसका दस्तावेज संख्या, दस्तावेज तिथि, जारी करने वाले प्राधिकार का नाम, इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पे आपको लिख देना है और उसको भी आप यहाँ अपलोड करके और फिर यहाँ पे सेव और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले बॉक्स में दस्तावेज का प्रकार चुने, जैसे कि यदि दाखिल खारिज का प्रकार खरीद बिक्री है तो दस्तावेज का प्रकार रजिस्ट्री डीड होगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ रहा है रजिस्ट्री डीड वाला ही। दूसरा ऑप्शन है चुने हुए दस्तावेज का दस्तावेज संख्या दूसरे बॉक्स में लिखें, दस्तावेज तारीख लिखें और दस्तावेज जारी करने वाले अधिकार का नाम 5वें बॉक्स में लिखें और पीडीएफ फॉर्मेट उसको अपलोड कर दें। तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है और उसकी वजह से सेव और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अपना डीड जो है यानी दस्तावेज है उसको यहाँ पे आपको
अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स यहाँ दिखाता है कि आपने अपलोड कर दिया है, ग्रीन हो जाता है यहाँ पे, और आप व्यू पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो सही है कि नहीं है। अब आपको यहाँ इनेबल हो जाता है मोबाइल सत्यापित करेगा बटन ग्रीन कलर में, आप इस पे क्लिक करेंगे, मोबाइल सत्यापित वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बोल रहा है क्रेता का मोबाइल सत्यापित करना है आपको। तो थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए उनका क्रेता का विवरण यहाँ शो होता है, और यहाँ पे देखिए ओटीपी प्राप्त करेगा एक बटन इनेबल होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया आवेदनकर्ता में और क्रेता का विवरण में जो भी मोबाइल नंबर दिया उस पर ओटीपी जाता है, उसको यहाँ लिख के और पुष्टि कर यानी वेरीफाई कर लेना होता है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद इस प्रकार से स्थिति में ग्रीन दिखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सारा जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करना है कि जो भी आपने जानकारी दिया वो सारा चीज सही है कि नहीं है। अच्छे से एक एक पॉइंट्स को वेरीफाई करेंगे, फिर यहाँ पे टिक करेंगे और अंतिम सबमिट बटन यहाँ पे आपको मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में गलत जानकारी अंकित किए जाने पर विधिमत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप गलत जानकारी नहीं देंगे, साफ जानकारी अच्छे से देंगे, और कहीं कुछ गलती दिख रहा है तो आप यहाँ मुख्य पृष्ठ पे जाके उसको सुधार कर सकते हैं, नहीं तो अंतिम सबमिट बटन है इस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसे अंतिम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे फिर से एक ओटीपी जाएगा, फिर से आपको ओटीपी को यहाँ लिखना है और पुष्टि करें और अंतिम सबमिट करे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी लिख के जैसे सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे देखिए आवेदन संख्या एक मिल जाता है, और यहाँ लिखा जाता है आवेदन संख्या, जो भी आप यहाँ इसको नोट कर लेंगे के साथ प्राप्त किया गया लिख दिया, और आपका आवेदन सत्यापन के उपरांत ही स्वीकार होगा। तो अब ये डिटेल्स आपका वेरिफिकेशन में चल जाता है। सीओ के लॉगिन पैनल पे सीओ फॉरवर्ड करता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास, फिर डाटा ऑपरेटर क्या करता है प्रिंट आउट वगैरह निकाल के कर्मचारी के पास फॉरवर्ड करता है, फिर कर्मचारी वेरीफाई करता है, कर्मचारी के बाद आरओ वेरीफाई करता है, आरओ के बाद फिर से सीओ वेरीफाई करता है, और उसकी वजह से आपका दाखिल खारिज समाप्त हो जाता है, मतलब दाखिल खारिज होके और करेक्शन स्लिप आपको मिल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो अब आपने आवेदन कर दिया, अब आपको वेट करना है प्रॉपर, मतलब ये समय लगता है इसमें, कभी कभी तो लंबा पेंडिंग चल जाता है, 2 महीना भी चल जाता है, 6 महीना भी चल जाता है, लेकिन मोस्टली 45 दिन का समय में इनका करना होता है दाखिल खारिज का कंप्लीट प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ओके करने के बाद से इसका प्रिंट आउट भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कंट्रोल P दबाइएगा, ये प्रिंट आउट निकल जाएगा, इसमें भी आपका आवेदन संख्या यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नीचे में देखिए एक ऑप्शन आता है मुख्य पृष्ठ, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो है ये होम पेज पे आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रक्रिया आपको देखने को मिला। आप देखिए नीचे में आपका जो भी आवेदन है वो यहाँ गतिविधि जो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये चेक कर सकते हैं कि आपका कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं आवेदन की स्थिति तो यहाँ पे देखिए आवेदन जाँच स्थिति देखें, इस पे क्लिक करेंगे, या दाखिल खारिज आवेदन इस पे क्लिक करेंगे तब ये देखिए नॉट फाउंड वाला एरर आ रहा है, इसमें कोई बात नहीं, इसको कट करते हैं। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है दाखिल खारिज की स्थिति देखने के लिए, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको वो डिटेल्स चूज करना, अंचल, वित्तीय वर्ष, ये सब चूज करना होगा, और यहाँ पे केस नंबर से आप खोज सकते हैं या डीड नंबर से भी खोज सकते हैं। डीड नंबर आप डाल के यहाँ पे सर्च करेंगे, रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा कोड भर के सर्च करेंगे तो दिखा देगा कि आपका प्रोसेस जो है कहाँ तक पहुंचा हुआ है, रिजेक्ट हुआ कि अंडर प्रोसेस है, सारा चीज शो होता है। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट भी शो करेगा कि क्या इश्यू है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, सारा चीज शो करता है आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आपको दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना। मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाया है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।